Thank you very much. आप लोग आए and you're the first association to give it to Dr. Parinita. She's our very senior doctor in internal medicine and she will address. डायबिटीज जो है वो अपने आप से ठीक हो जाती है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन होता है कि अगर आपको डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान है, जरूरी नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी वो कंटिन्यू रहेगी डायबिटीज में, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हाँ, वो डेफिनेटली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ परमानेंट डायबिटीज. So type 2 actually is the most common diabetes and is caused by modifiable behavioral risk factors. हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने डाइट और लाइफस्टाइल से, यंग पेशेंट्स, एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताती हूँ. 15 साल का लड़का आया जिसको कि डायबिटीज़ थी. नाउ जनरली हमें इतने यंग पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको बोलते हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, लेकिन अगर ओबीज ज़्यादा हेल्दी बच्चा अगर आ रहा है तो वो टाइप 1 नहीं होती. दैट इज, इसका मतलब है कि ये टाइप 2 वाला एलिमेंट आ रहा है. ओबेसिटी है, आपके खाने के हैबिट्स इतने खराब हैं, आपको डायबिटीज़ आ रही है और वो भी इतनी खराब डायबिटीज़, इतनी ज़्यादा डायबिटीज़. शुरुआत में हमें डायबिटीज़ के लिए उनको इंसुलिन भी देनी पड़ती है, जो कि हमने दी, इंसुलिन भी दी, दवाइयाँ भी दी. बट आफ्टर 6 months ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, खाने पीने पे ध्यान दिया, लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान दिया, नाउ ही इज़ विदाउट डायबिटीज. सो दैट इज वरीसम कि अगर आपको 15 साल के अंदर भी डायबिटीज हो रही है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, सो दैट इज एब्सोल्युटली वरीसम. और ओनली एंड ओनली डाइट एंड लाइफस्टाइल कैन रिवर्स दिस. एंड एज आई सेड कि इट इज मॉडिफाइबल बिहेवियरल रिस्क फैक्टर. तो ये तो हमें ज़रूर करना है कि हमें अपनी फैमिली में आसपास वी हैव टू स्प्रेड द वर्ड that type 2 diabetes, if managed well with diet and lifestyle, is absolutely modifiable and reversible. Cancer again, a few cancers. Cancer is a problem जो कि हमें पता नहीं चलती और पता तब चलती है जब काफ़ी लेट हो चुका है. तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो अपना खाना पीना ठीक रखना है. आजकल शिफ्ट जो हुआ है खाने पीने में वो ये हुआ है कि हम लोग फ्रेश फूड की जगह प्रोसेस्ड फूड, या बच्चों में देखें या इवन मिडिल एज या हमारे एज ग्रुप में भी देखें, जिनको टाइम कम है वो अपना ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, या तो खाना मंगा लेंगे या तो प्रोसेस्ड फूड या फ्रोजन फूड लेके फटाफट से क्विक खाना बनाने की कोशिश करते हैं. या बहुत सारी चीज़ें आजकल ग्रिल्ड फूड लेना, या लॉट ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन स्टार्टेड हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ कोलोनिक कैंसर. सो कोलॉन कैंसर या आंतों का कैंसर होना बहुत शुरू हुआ और पता ये चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रिल्ड चीज़ें खाने लगे थे, चारकोल. सो नाउ दैट इज कमिंग टू इंडिया एज वेल. सो दैट काइंड ऑफ फूड वी हैव टू अवॉइड. वी हैव टू ईट फ्रेश फूड. जितना भी फ्रोजन या क्विक वाला फूड होता है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज है न्यूट्रिशन के अंदर, तो उसको हमें अवॉइड करना है. सो दैट इज डेफिनेटली अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. देन जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि करीबन 7 मिलियन लोग जो हैं वो कैंसर से एवरी ईयर उनकी डेथ होती है. ओवर द ईयर्स वी हैव सीन द राइज इन कैंसर सो मच. तो हम करें क्या? एक तो अपना खाना पीना ठीक करें और दूसरा हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स ज़रूर करवाएं. साल में एक बार अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक ज़रूर कराना चाहिए. बहुत बार हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो दे आर वेरी रिलक्टेंट कि क्यों करवाएं, सब ठीक ही तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें. But it is a good idea to have a preventive check done at least once in a year. Secondly, कभी भी अभी किसी भी अपने सिम्टम को इग्नोर मत करिए. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि थोड़ा सा ब्लड आ गया यूरिन के अंदर, तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है ऐसे ही आ गया होगा, कुछ हो गया होगा. उसको किसी हालत में इग्नोर नहीं करिए. इट कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर. आपको कभी भी दर्द नहीं होगी कैंसर से, और अगर दर्द हो रही है इसका मतलब है लेट हो चुका. ठीक है, तो इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स ही हैं जो हमें अर्ली डिटेक्शन के लिए दे कैन हेल्प अस इन अर्ली डिटेक्शन. देन इसमें भी 30% ऑफ कैंसर इज बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू लाइफस्टाइल इश्यूज. कमिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, आई थिंक एवरीबडी इन दिस रूम एंड आउटसाइड, we all are suffering from chronic respiratory problem because of the air that we are breathing. Delhi has a very poor air quality index. Thankfully for the last 2 days the air quality index has come to satisfactory. पर आपने देखा होगा कि हमेशा हमारा 300-400 के ऊपर ही रहता है. तो basically we are all inhaling 20 cigarettes a day.
सो अगर आप 20 सिगरेट 20 साल के लिए ले रहे हैं तो आपका रिस्क ऑफ कैंसर बहुत बढ़ जाता है। उसके अलावा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे कि खांसी आती रहती है या सांस में दिक्कत होती है। सो दीज आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफस्टाइल। स्मोकिंग, देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्मोकिंग, सो उनका तो अपने आप तो रिस्क है ही है, लेकिन उनके घर वालों को, उनके आसपास बैठने वाले लोगों को भी जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, कार में बैठ के फटाफट कुछ से कुछ ले आ जाते हैं, तो हमारी वॉक एक्सरसाइज जो कम हो रही है, हमारा खाना पीना जैसा हो रहा है, उसकी वजह से द रेट ऑफ ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड्स। और आप देखेंगे कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, हमारी हाइट के हिसाब से हमारी वेट निश्चित होता है। तो जैसे अगर आपका 170 के आसपास हाइट है तो आपका जो वेट है उससे आप 100 माइनस कर लीजिए, 70 के आसपास आपका वेट है। अगर इससे कुछ भी ज़्यादा है तो आपको वर्क करना है इसके लिए, और अपने खाने पीने में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करेंगे तो ये हो जाएगा। नेवर स्टे एम्प्टी स्टमक। खाना मिस करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन खाने में 4 रोटी खा रहे हैं तो 3 करेंगे, 3 खा रहे हैं तो 2 करेंगे। खाने पीने में फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इंक्लूजन करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं हरी सब्जियां नहीं खा रहे होते हैं, तो आपको ध्यान देना है अपने खाने पीने पे कि हरी सब्जियां ज़रूर खानी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़रूर खाने हैं आपने, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक अपने खाने में कम करना है। हो क्यों रहा है ये, वाई इज दिस हैपनिंग? अगेन, जैसे हमने पहले बात करा कि पहले काम किस तरीके के होते थे। पहले मोस्ट ऑफ अस वर फार्मर्स, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास लैंड्स थी, सो दे यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। नहीं होता था तो किचन गार्डन होता था, तो उसमें एवरीबडी यूज्ड टू वर्क हार्ड, सब्जियां उगा रहे हैं, अपने घर का खाना खा रहे हैं। पर अब ज़्यादातर जो है वो डेस्क जॉब्स हैं। ये डेस्क जॉब्स हम घर में भी ले आते हैं, घर में भी काम ही कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द वर्क कल्चर दैट हैज़ शिफ्टेड। और अब हमारे पास ये सब होम अप्लायंसेज हैं या काम करने के लिए लोग हैं, हेल्पर्स हैं, तो इसलिए हमारा जो घर में इन्वॉल्वमेंट होता था हाउस होल्ड काम करने का, वो भी काफ़ी कम हो गया है। सो एक्टिविटी लेवल डेफिनेटली हैज़ गॉन डाउन। आजकल तो फैंस भी ऐसे आ गए जो रिमोट कंट्रोल से ऑन हो जाते हैं, तो वो काम भी नहीं करना पड़ रहा है आजकल हमें। सो दिस इज एक्चुअली अनहेल्दी। जितना टेक्नोलॉजी आ रही है हमें हेल्प करने के लिए, उतना ही हम उसको ओवर यूज या आई विल से अब्यूज कर रहे हैं। एंड प्ले वीडियो गेम्स, सो दैट इज वन थिंग ऑल्सो दैट वी हैव टू बैलेंस, कि अगर हम अपने बच्चों को सारी टेक्नोलॉजी ला के दे रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग एनी गुड टू देम। So basically we have to encourage the children for outdoor play. Otherwise we are going to have a generation, the next generation, which is going to be obese and unhealthy. So I think all of us as parents and grandparents can play a very important role in doing this for our children. खाना पीना हमारा पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। Even if we talk about organic, आप लोगों ने सुना होगा कि तरबूज को रेड करने के लिए कुछ इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। सो ऑल दैट वी हैव टू सी वेयर इज द सोर्स ऑफ फूड दैट इज कमिंग फ्रॉम। उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और जितना भी हो सके जंक फूड को कम से कम करना है अपने खाने में। सो व्हाट आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वी कैन डू? एक तो हमने वी टॉक्ड एट लेंथ अबाउट द डाइटरी मॉडिफिकेशंस दैट वी हैव टू डू। सेकेंडली, बहुत ज़रूरी है स्लीप पूरा होना। 6 से 8 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, उसको किसी भी हालत में पूरी करना है। तो रात में बहुत देर तक टीवी देखना या फोन्स देखना, उसको हमें कम करना है। घर में भी इनकरेज करना है, वॉक एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपस में एक दूसरे से मिलना, वॉक एक्सरसाइज करना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना, बिकॉज दैट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स। आपस में लोगों से मिलना, किसी के लिए कुछ करना, लाइक फॉर एग्जाम्पल helping other people. So all of this has a positive impact on our mental and physical well-being. Again, quit smoking and alcohol, ये तो है ही। और पानी अच्छे से पीना है। एक very important thing is, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमें पानी की ज़रूरत है, और नेचुरली हमारा वाटर इंटेक कम हो जाता है। बट वाटर इज 70% in our body and we need to keep replenishing it. So unless we have a cardiac problem or we have a renal problem, किडनी की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उसमें अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि आपका पानी का इंटेक कम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर। तो अपनी पानी की बॉटल्स निश्चित कर ले कि ये मेरी पानी की बॉटल है, और इसको मुझे कम से कम 2 लीटर या 3 लीटर जितना हमें पीना है
गर्मियों में आप 3 लीटर कर लीजिए, सर्दियों में आपने 2 लीटर करना है तो उतना कर लीजिए, मगर इतना होना ही चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल बींग. डाइटरी मॉडिफिकेशंस में ड्राई फ्रूट्स को, जैसे कि आलमंड्स हैं, रेजिन्स हैं और वॉलनट्स हैं, इनको ज़रूर अपने साथ एक क्विक स्नैक के लिए यूज़ करना है. भूख लग रही है बीच में तो आपने फ्रूट्स को या नट्स को इनकलकेट करना है अपने खाने के अंदर, रादर देन समोसा, कचौड़ी और भुजियाज एंड यू नो जैसे चाय के साथ ले रहे हैं. सो दीज आर द हेल्दी स्नैक्स दैट यू कैन ऑलवेज यूज इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग क्विक. वो जो लाइट नमक आता है या लो सोडियम नमक आता है वो यूज़ कर लें तो वो शायद ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है. प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, बिकॉज अगर हम लो सोडियम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से वो लेगा तो वो लो सोडियम की जगह हाई पोटेशियम हो जाएगा. सो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि अपना नमक चेंज करने के बाद हमारे पास आते हैं तो उनके पोटेशियम्स बड़े होते हैं और पता ये चलता है कि उन्होंने अपना नमक चेंज कर लिया है. आपने कम खाना है तो खाना वही है आयोडाइज नमक, लेकिन कम मात्रा में खाना है. जो खाने में डल गया वो यूज़ करना है. ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं डालना है आपने, बिकॉज दैट puts an extra load on your kidneys and also increases your potassium levels. A lot of us are on hypertensive medications, blood pressure की medications खा रहे होते हैं जो कि anyways potassium के metabolism को थोड़ा ऊपर की तरफ रखती है. तो ये extra salt जो होता है या जो सेंधा नमक या low sodium salt होता है वो फिर हमारे potassium को और बढ़ा देता है और it causes problems. So please remember that. Basically, lifestyle diseases are a threat to the socio-economic aspects of nations globally. क्योंकि जितना लोग बीमार पड़ेंगे उतना ही हेल्थ केयर का कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो जो चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम कुछ कर सकते हैं, I think we should be actively doing it, modifying it, and also passing it on to our next generation. And management of lifestyle diseases includes proper diagnosis, screening, and treatment of these diseases, in addition to providing palliative care for all those people who require it. You have questions in your mind. Please put questions one by one. Let us start from here. I just want to ask, have you designed some preventive health Yes, sir. packages in your We hospital? have a whole department of preventive health checks, where we have a designated doctor, Dr. Vipin, and we have all designed healthcare packages which can be availed at any time. आप कभी भी आ सकते हैं और उसको आपको जो भी आपके हिसाब से जो ठीक लगते हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. एंड यू शुड गो इट. लाइक एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको उसके रिक्वायरमेंट के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल हेल्थ चेक पैकेजेस आर डिजाइंड. Thank you so much. डॉक्टर, आपने बोला कि सेंधा नमक या काला नमक भी लोग एडवाइस करते हैं कि वो दीज आर लेस हार्मफुल. तो क्या इज इट इन रियलिटी और वी हैव टू बी समवॉट कॉशियस? हाँ सर, वी हैव टू बी कॉशियस बिकॉज जैसे मैंने बताया कि उस नमक के लिए बोलते हैं कि नमक में सोडियम होता है, तो सोडियम इज हार्मफुल फॉर ब्लड प्रेशर. तो इसलिए सेंधा नमक में कम सोडियम होता है, लेकिन सोडियम की जगह वो पोटेशियम ज़्यादा होता है. ठीक है, आयोडीन नहीं होता है. सो वी ऑल्सो नीड दैट. सो इट इज़ नॉट एज इफ वी विल शिफ्ट इट टू सेंधा नमक तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं. वी ऑल्सो नीड द आयोडीन बिकॉज अदरवाइज वील हैव द थायराइड प्रॉब्लम्स एंड अदर इशूज. सो आपको सेंधा नमक डालना, आपको किसी चीज़ में सेंधा नमक अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट शिफ्ट द होल थिंग टू सेंधा नमक और काला नमक. You have to maintain a balance, and iodized salt is the best thing to have, but you can always reduce the quantity of it. And some foods, if you want to have seندha namak, it is fine, but you can't like shift it. Diabetes type 2, we all know it's a lifestyle disease and one can have it later in the life. But diabetes type 1, we have a teenager in our family, he has got it all of a sudden at the age of 18. टाइप 1 डायबिटीज होता ही यंग लोगों का है सर, तो उसमें भी जब 18 साल का, जनरली ये 12-13 साल तक पता चल जाती है टाइप 1 डायबिटीज़. लेकिन अगर किसी को 18 साल के ऊपर पता चल रही होती है तो 2-3 चीज़ें होती हैं जिसको हमें रूल आउट करना होता है कि ये अर्ली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं है जिसको हम लाडा बोलते हैं, जो मिडिल का चीज़ होता है, या फिर ये टाइप 1 ही है. वो कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ और मार्कर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है. और उसके हिसाब से अगर टाइप 1 है तो देयर इज नो अदर वे अदर देन डायबिटीज, अदर देन इंसुलिन
and insulin has to be continued throughout life. If there is anybody in this world who says that it can be treated or type 1 diabetes can be treated without insulin, he is making a fool out of you. So उस केस में इंसुलिन किसी हालत में नहीं छोड़नी है. So type 2 diabetes, as we discussed, it is a lifestyle problem, diet, lifestyle and insulin. तो उस and insulin और oral medications. बट उसमें भी दवाई सडनली नहीं हम छोड़ सकते. डाइट और लाइफस्टाइल से काम चल रहा है तो ठीक है, अगर उनसे काम नहीं चल रहा है तो दवाई को मिस नहीं करना है. So that is why you have to pick up anything, any change in the health status. Like for example, वेट कम होना शुरू हो गया होगा बच्चे का, वेट कम होना शुरू, तो उसमें जैसे ये होता है तो हमें जरूर से मतलब we cannot ignore it. We can't say कि नहीं ये हेल्दी हो रहा है या ये वेट लूज कर रहा है, ये स्मार्ट हो रहा है. अगर आप देख रहे हो कि जो वेट लॉस है वो सडन एंड एक्सेसिव है तो आप उसको इग्नोर मत करिए. किसी भी एज ग्रुप में दैट डज नॉट हैव टू बी इग्नोर्ड एंड इट हैज टू गो थ्रू ऑल दी टेस्ट्स एंड प्रॉपर चेकअप. borderline sugar level, does it come under this modifiable thing and which can be cured with the lifestyle, with our lifestyle things? Borderline sugar levels. बॉर्डरलाइन शुगर लेवल्स हम बोलते हैं अगर हमारा फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो 100 से 126 के बीच में आ रहा है, तो 26 के ऊपर आता है तो हम दवाई स्टार्ट करते हैं. फिर देखा जाता है कि अगर आपका शुगर लेवल्स कम आ रहे हैं या फिर सम पीपल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बन तो रही होती है शरीर में लेकिन हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या किसी रीज़न की वजह से जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे सारे सेल्स में होते हैं वो काम नहीं करते. तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उस बच्चे का जो 15 साल का बच्चा था, उसमें प्रॉब्लम थी इंसुलिन रेजिस्टेंस की. तो जैसे ही उसके रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई हुए, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुई, द सेल्स बिकेम इंसुलिन सेंसिटिव and he started responding to, now he is without any medication. So there are a few drugs, there are a few medicines that help in insulin resistance. तो initially फिर ऐसे जैसे 126 से ऊपर हुआ तो हम स्टार्ट करते हैं मेडिकेशन, लेकिन जैसे जैसे शुगर्स कंट्रोल होने लगते हैं we modify, we see and it can be absolutely modified. Answering your question कि 100 से 126 में अगर borderline sugars पाई जाती हैं तो diet and lifestyle modifications is the first thing to go by. एंड 15 days to 30 days के बाद भी रिव्यू अगेन. ज़रूरत पड़ी अगर बढ़ गया तो दवाई, अगर ठीक हो गया तो नो दवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी डू नॉट वांट एनीबडी टू हैव अ हाइपोग्लाइसेमिया बिकॉज दैट इज मोर डेट्रीमेंटल. नो डॉक्टर विल add a sugar medication if he thinks that this patient may land up in hypoglycemia. Landing up in hypoglycemia या low sugars is a more detrimental thing. It is a life-threatening thing. तो शुगर हमें कंट्रोल करके रखना है, कम नहीं करना है. 126 के ऊपर जाएगा तो दवाई शुरू होगी, उससे नीचे रहेगा तो कोई दवाई नहीं. नीचे रहने में हमें खाने पीने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन. हाँ, तो खाने पीने में आपने अपना डाइट चार्ट प्रॉपर बना के रखना है और उसको डिसिप्लिन से खाना है. कभी कभी तो कुछ होगा ही, जैसे अब आम का सीजन आ गया है, ठीक है, तो आम के सीजन में आपको आम नहीं खाना कि रोज बैठ के आम खाएंगे, ठीक है. हाँ, नहीं. So there are fruits which are less sweet. So you can have a dietitian have a plan for you where you can have those fruits and those vegetables and those nuts and this much calories. So you have to make sure कि आपका diet और lifestyle या आपकी exercise जो है वो in place है. Give the patient an option of doing diet and lifestyle. अगर उससे ऊपर जाएगा तो दवाई शुरू करनी पड़ेगी. Absolutely ठीक बता रखी है. Yes. 100 is the borderline, लेकिन 100 to 126 is that borderline area where you can decide to keep the patient without the medicine. That is how it is. Yes. अभी आपने बोला कि एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, उसके बाद आपने रिपीट किया कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट चेकअप की. अगर एनुअल चेकअप करवाएंगे तो किस पैरामीटर्स होंगे? नहीं, that's what I said कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में जाएंगे तो डॉक्टर आपका डिजाइन पैकेज आपको बताएगा कि आपको किस किस की जरूरत है. एनुअल हेल्थ चेकअप है. हाँ, एनुअल हेल्थ चेक में 40 वाला आ रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम है, 60 वाला आ रहा है विदाउट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या एनी क्रॉनिक डिजीज आ रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, विद कार्डियक और विद डायबिटीज आ रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट. नॉर्मल पर्सन अगर आता है डॉक्टर से मिले भी नहीं जा सकते क्योंकि
So sir, that is why you should go and meet the doctor first, because he will be able to guide you better. You will not know. ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पता हो. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो करवा के लेके आते हैं, अननेसेसरी टेस्ट भी होते हैं उसमें, ज़्यादा टेस्ट भी होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है कई बार, और वो टेस्ट जिनकी ज़रूरत होती है वो नहीं होते हैं. तो अपने आप कराने से बेटर होता है हमेशा कि प्लीज़ आस्क योर फैमिली डॉक्टर और फ्रॉम वेयर यू वांट टू गेट अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक. पूछ के करवाइए कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है. एनुअल चेकअप्स भी पहले डॉक्टर से. Absolutely, absolutely. Because you may require an echo, the other person may not require an echo. So the doctor will be able to decide कि आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की है. तो always consult the doctor before going ahead and doing it yourself. क्योंकि उसके बाद तो दिखाने जाना ही है आपने. You should not be interpreting all the tests by yourself. All your tests should be interpreted by a doctor. Population के लिए 90 ml of alcohol was allowed per week. But now the WHO says no amount of alcohol is safe for the body. डॉक्टर ने भी बोला हुआ है मुझे. सर वो डॉक्टर खुद भी लेते होंगे. अगर कंट्रोल करते हैं और रॉ सॉल्ट वी आर नॉट यूजिंग, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मेरा सोडियम डाउन हो जाता है. तो जैसे आई थिंक मिनिमम लिमिट इज 136 और सोडियम, तो कभी 130 हो जाता है, 128 हो जाता है, एंड 130 sometimes 134. Then any suggestions? Anything above 130 is okay. से used to है. Some people will have a lower sodium thing. अगर आपकी body used to है, then you don't have to worry too much. But you need to get to the base of this thing. There are some medications also which cause sodium to be on the lower side. So all that will need to be reviewed. And if there is requirement, then it can be changed to something else also. क्योंकि ब्लड प्रेशर की भी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि सॉल्ट को कम करती हैं. देयर आर अदर मेडिकेशंस दैट वी टेक फॉर अदर थिंग्स आल्सो दैट कैन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोडियम. तो इसलिए वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ज़रूरत है कुछ चेंज करने की तो वो चेंज करेंगे, कुछ मेडिकेशन ऐड करने की ज़रूरत है तो वो ऐड करेंगे. किस रीज़न से हो रहा है, पानी ज़्यादा लेने से या कम लेने से तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देख के देन दैट विल बी डिसाइडेड. एक साइड ये होता है कि पानी का फ्लश आउट हो जाता है, तो प्रॉब्लम है, एंड पोटेशियम इज आल्सो हाई हो जाता है. या तो आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस चल रही हैं, अगर आप सेंधा नमक या लो सोडियम यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा. There are a few diabetes. जैसे मैं अपनी फैमिली में राइट फ्रॉम ग्रैंडपेरेंट्स हम जब तक हैं, हमारी पूरी फैमिली में एक भी पेशेंट को डायबिटीज शुगर नहीं है. हमारे ग्रैंडपेरेंट्स से लेके इतने सालों से, मैं 75 नाउ, हमारे घर में किसी को भी फैमिली नहीं आ रही. बट शी माय वाइफ इज शी इज रनिंग ए डायबिटिक नाउ. माय सन इज अ इंजीनियर एंड वर्किंग इन अ फील्ड. मॉडरेट लाइफ है, तभी भी उसको शुगर शुरू हो गई है. इज एट द एज ऑफ 40 or 41. So is it only an effect of the family heredity or anything else also? आपकी फैमिली में किसी और को भी डायबिटीज है, आपके पेरेंट्स में? तो अभी हम जेनेटिक नहीं बोल सकते इनको. जेनेटिक बोलने के लिए हमें 3 जनरेशन्स में चाहिए होता है कि जेनेटिक है. अगर हम 3 जनरेशन्स के अंदर डायबिटीज आएगी तब हम बोल सकते हैं. उसमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये जेनेटिक ही है. बट मोस्टली अभी फिलहाल वी विल से दैट इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. अभी एक स्लाइड दिखाई थी मैंने थोड़ी देर पहले जिसमें ये बताया था कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो ऐसे चेंज हुआ है कि पहले जो सारी चीज़ें घर के हम करते थे ना वो अब हमारी अप्लायंसेस करते हैं. तो ऑल्दो हमें सहूलियत तो काफ़ी हो गई है लेकिन उसके नुकसान भी हैं. माइक्रोवेव भी बहुत ही उसकी जो रेज हैं दे वर्क एट अ वेरी हाई इंटेंसिटी एंड दैट इज हाउ इट हीट्स अप द फूड. So definitely we should be avoiding overusing the microwave. जहाँ बहुत मतलब it should be minimal कि बनाना तो है ही नहीं खाना उसके अंदर, और कोशिश करना है कि खाना गर्म भी करना है तो उसमें ना किया जाए. बहुत ही कोई डायर इमरजेंसी और अर्जेंसी हो जाए तो ही आप माइक्रोवेव को यूज़ करें. उसको एक नॉर्मल यूज़ है तो सब लोग साथ में खाना खाएंगे. उसके चक्कर में आप लोग भी लेट हो जाते हैं और लेट खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोने से हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे खाने को दे आर नॉट एडिक्वेट. सो 7 to 9 PM इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव योर डिनर एंड देन आफ्टर यू शुड गिव एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू गो टू बेड.
So there's a normal thing at homes nowadays that a cooked food is kept in the refrigerator for 2 days or 1 day and then eaten. And then straight away taken to the microwave, heat it and give it to the person who is wanting to have it. Is it good or bad? To make the food and eat it at that time. Yes. But we also have to see what we are working and work and everything. Okay. So in that case, there is no other option but to cook and keep the food for the rest of the family and then to have it. So the best thing is always freshly cooked food and finish it immediately. The reheating also compromises on the quality of food, and definitely refrigeration and freezing किसी ने बताया था किसी डॉक्टर ने कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है वो फ्रूट हम डायबिटिक वाले खा सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और डॉक्टर साहब क्लैरिफाई करेंगे। अभी आपने ड्रिंक पे बताया कि ड्रिंक वो WHO वालों ने ऐसा बोला है। अभी मैं किसी एंड्रोक्रोलॉजिस्ट को लास्ट 3 या 4 ईयर से दिखा रहा हूँ मैं, और मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। मैंने उनसे पूछा क्या मैं ड्रिंक ले सकता हूँ? उन्होंने कहा क्या आप लेते हैं? मैं नहीं जी। तो कह रहे हफ्ते में 2 बार 60 ml ले सकते हैं। कौन सा फूड कितनी देर में आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा और कितना बढ़ाएगा, दैट इज व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हर चीज का, हर खाने का अपना एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उसी तरह से जो फ्रूट्स हैं जिनमें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है सेब, पपीता, वाटरमेलन, अमरूद, चेरीज. So all these fruits have low glycemic index and they can be had, and the portion is important. तो portion कितना होना चाहिए? एक सेब का जो माप होता है, तो एक सेब के मुताबिक या फिर एक कटोरी मान लीजिए उसको, कि उसके मुताबिक आपने लेना है. So I also tell all my patients that if you are very fond of mango, you cannot have like a full mango every day, but you can have a slice or half a slice, because at this point, after a certain age, you don't want to deprive yourself of anything. You just need to know कि आपकी जो कैलोरी इनटेक है पूरे दिन में कितनी हो रही है. आपने मैंगो खा लिया तो फिर आप रोटी कम कर दीजिए. So that is how you have to balance कि आपके पूरे दिन का जो कैलोरी इनटेक है वो जो आपके लिए आपकी बॉडी के हिसाब से 1200 to 1600 अगर निश्चित है तो उससे ज़्यादा एक्सीड मत कर लीजिए. कोई बात नहीं, मैंगो खा लिया तो रोटी कम कर लो. उस वक्त उस वाले मील में रोटी 2 खाते थे तो 1 खाओगे. So that is how you have to, you can't be having like 3 rotis also and then a full mango also. You have to like compensate on what you have eaten and compensate it with fruit, with vegetables or with salad or with other low glycemic